India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली बनाम केंद्र मामले में नई याचिका दायर, बड़ी बेंच के समक्ष सुनवाई की मांग। दिल्ली सरकार के वकील सिंघवी ने कहा, बेवजह होगी देरी। गुजरात सरकार ने धर्मांतरण मसले पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कहा, धर्म की स्वतंत्रता में दूसरों का धर्मांतरण कराने का अधिकार शामिल नहीं है। जबरन धर्म परिवर्तन देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए खतरा। छावला गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पीड़ित परिवार ने दी चुनौती। पुनर्विचार याचिका में कहा, सबूतों पर दोबारा ध्यान देने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट को नजरअंदाज किया। चुनावी बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक ने किया हलफनामा दाखिल। कहा, वित्त मंत्रालय ने कुछ अधिकारियों की आपत्ति बावजूद बॉन्ड की बिक्री के लिए अतिरिक्त समय दिया गया। India Legal presents Courts Roundup. तो कोर्ट से जुड़ी हुई खबरों पर अब विस्तार से चर्चा करेंगे। गुजरात सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में दूसरों का धर्मांतरण कराने का अधिकार शामिल नहीं है। सरकार ने शीर्ष अदालत से राज्य के एक कानून के प्रावधान पर उच्च न्यायालय के स्थगन को रद्द करने का अनुरोध किया। इस कानून के तहत विवाह के माध्यम से धर्मांतरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति आवश्यक है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 19 अगस्त और 26 अगस्त 2021 के अपने आदेशों के माध्यम से राज्य सरकार के धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2003 की धारा 5 के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में धर्मांतरण मसले पर सुनवाई हुई। गुजरात सरकार ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दाखिल करके कहा है कि धर्म की स्वतंत्रता में दूसरों का धर्मांतरण कराने का अधिकार शामिल नहीं है। सरकार ने शीर्ष अदालत से राज्य के कानून के प्रावधान या विवाह के माध्यम से धर्मांतरण के लिए जिलाधिकारी की अनुमति पर उच्च न्यायालय की रोक हटाने का अनुरोध किया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए हलफनामे में कहा है कि संविधान में अपने धर्म का पालन और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार में लोगों को बलपूर्वक या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। धर्म पालन करने की स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य लोगों को किसी विशेष धर्म में परिवर्तित करने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। गुजरात सरकार ने कहा है कि जबरन धर्म परिवर्तन देश के लिए न केवल एक बड़ा खतरा है, बल्कि आम नागरिक के धार्मिक भरोसे और उसके धर्म का उल्लंघन है। मौलिक अधिकार के तहत किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी, धोखे से, जबरदस्ती, प्रलोभन या ऐसे अन्य माध्यमों से धर्म परिवर्तित करने का अधिकार शामिल नहीं है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि जबरन धर्म परिवर्तन देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए खतरा है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 19 अगस्त और 26 अगस्त 2021 के अपने आदेशों के माध्यम से राज्य सरकार के धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2003 की धारा 5 के संचालन पर रोक लगा दी थी। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा एक जनहित याचिका के जवाब में प्रस्तुत अपने हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा कि उसने एक आवेदन दायर किया है। इसमें हाई कोर्ट के स्टे को रद्द करने की मांग की गई है ताकि गुजरात में
बल, प्रलोभन या धोखाधड़ी के माध्यम से धार्मिक रूपांतरण पर रोक लगाने के प्रावधानों को लागू किया जा सके। उन्होंने कहा, ये प्रस्तुत किया गया है कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य लोगों को किसी विशेष धर्म में परिवर्तित करने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। अधिकार में निश्चित रूप से किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी, धोखे, जबरदस्ती, प्रलोभन या अन्य तरह के धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रचार शब्द के अर्थ और तात्पर्य पर संविधान सभा में विस्तार से चर्चा की गई थी। इसे शामिल करने की वजहों को स्पष्ट करने के बाद ही अनुच्छेद 25 को पारित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर केंद्र ने दिल्ली बनाम केंद्र मामले में नई याचिका दायर की है, जिसमें बड़ी बेंच के समक्ष सुनवाई की मांग की गई है। केंद्र ने दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि नई याचिका से केवल देरी होगी। प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण वाले केंद्र बनाम दिल्ली सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की गई है। ये याचिका केंद्र सरकार की ओर से दायर हुई है, जिसमें इस मामले को बड़ी बेंच के समक्ष संदर्भित करने की मांग की गई है। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिनका खंडन किया जा सके। मैंने एक अंतरिम आवेदन दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि इस मामले को एक बड़ी बेंच के समक्ष संदर्भित किया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस मामले में एक आईए दाखिल किया है, अतः इस मामले की सुनवाई 5 जजों की बेंच की बजाय बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए। दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र की याचिका का विरोध किया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष उन्होंने कहा कि नई याचिका से केवल देरी होगी और इस तरह अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस मामले में दिल्ली सरकार की ओर से अधिवक्ता सिंघवी ने कहा, केंद्र की नई याचिका शीर्ष अदालत के उस आदेश की समीक्षा की मांग जैसी है, जिसमें कहा गया था कि इस मामले को एक बड़ी बेंच में भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पार्टियों के बीच एकमात्र मुद्दा दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण का है। सीजेआई ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र के अंतरिम आवेदन पर तब भी फैसला किया जा सकता है जब संविधान पीठ इस पर सुनवाई करेगी। सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने मामले की सुनवाई 8 दिसंबर को तय है, लेकिन बेंच के जज जस्टिस कृष्ण मुरारी बीमार हैं, जिसकी वजह से मामले की सुनवाई उस दिन नहीं कर पाएंगे। इस मामले में सुनवाई की दूसरी तारीख जारी की जाएगी। दिल्ली सरकार उपराज्यपाल के बीच अधिकारों के विवाद के मामले पर 8 दिसंबर की बजाय किसी तारीख पर सुनवाई करेगी। संविधान पीठ 14 अप्रैल 2019 में जस्टिस A.K. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण, जो अब सेवानिवृत्त हैं, उनकी पीठ ने इस मुद्दे को खंडित फैसला दिया था। जस्टिस सीकरी ने कहा था कि संयुक्त सचिव और उससे अपर के रैंक के अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों के अधीन है, जबकि अन्य अधिकारी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में हैं। वहीं जस्टिस भूषण की राय अलग थी। उनका मानना था कि सेवाएं पूरी तरह से दिल्ली सरकार के दायरे से बाहर हैं। खंडित फैसला होने के कारण मामले को 3 सदस्यीय पीठ के पास भेज दिया गया था। इसके बाद केंद्र सरकार के अनुरोध पर ये मामला संविधान पीठ के पास भेजा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। उधर छावला गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पीड़ित परिवार ने चुनौती दी है और पुनर्विचार याचिका की है। याचिका में सबूतों पर दोबारा ध्यान देने की अपील की गई है। याचिका में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने DNA रिपोर्ट को नजरअंदाज किया था। छावला गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पीड़ित परिवार ने पुनर्विचार याचिका की थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए कहा गया है कि जिन सबूतों के आधार पर दोषियों को हाई कोर्ट और निचली अदालत ने सजा दी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया है कि दोषी राहुल की कार में खून के धब्बे वाला जैक मिला था। वो एक मजबूत सबूत था, लेकिन उस पर भी ध्यान दिए बिना दोषियों को छोड़ दिया गया। We have already filed the review petition, and the review petition has been filed on behalf of the parents of the victim. What is your demand in the review petition? Our demand in the review petition is that the order may be recalled and the order passed by the trial court, confirmed by the High Court, should be upheld.
That is what we are praying for. What is your observation? Why is the Supreme Court acquitted? You see, I cannot make any observations. An order has been passed by the Honorable Supreme Court, which is binding on everyone. We feel, that is what we feel, that there are certain things which were not brought to the notice of the Honorable Supreme Court. And therefore, by way of this review petition, we are trying to bring those issues before the Honorable Supreme Court. याचिका में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट को नजरअंदाज किया। साथ ही याचिका में दोषियों की मोबाइल लोकेशन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा पुनर्विचार याचिका में दोषियों की पहचान परेड का भी हवाला दिया गया है। दिल्ली के 10 साल पुराने छावला गैंगरेप केस में पीड़िता के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर दी। यह रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर दायर की है जिसमें अदालत ने गैंगरेप के सभी दोषियों को बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को तीनों दोषियों को बरी कर दिया था। पीड़िता के परिवार ने रिव्यू पिटीशन में दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में त्रुटि है। याचिका में कहा गया है कि सबसे अहम डीएनए एविडेंस था। टीआईपी की भी सुप्रीम कोर्ट ने गलत व्याख्या की। रिव्यू पिटीशन में दलील दी गई है कि दोषी राहुल की मोबाइल फोन लोकेशन और उसके कपड़ों पर लगे खून के धब्बों से साबित होता है कि इस अपराध में वो शामिल था, लेकिन कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। छावला गैंगरेप के आरोपियों को बरी करने, रिहा करने के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने के प्रस्ताव को कानून मंत्रालय ने मंजूरी दे दी थी। दरअसल दिल्ली सरकार ने छावला गैंगरेप और मर्डर केस में दोषी करार दिए जा चुके आरोपियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए एलजी को प्रस्ताव भेजा था। एलजी की मंजूरी के बाद ये प्रस्ताव कानून मंत्रालय को भेजा गया था। दिल्ली की अदालत ने 19 साल की युवती से रेप और हत्या की दोषी ठहराए जाने के बाद मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले को सही मानते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा पर मुहर लगा दी थी। इसके बाद दोषियों की तरफ से सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोमवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों रवि कुमार, राहुल और विनोद को बरी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। चुनावी बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक या एडीआर ने हलफनामा दाखिल किया और कहा कि चुनावी बॉन्ड के लिए अतिरिक्त समय दिया गया। वित्त मंत्रालय ने कुछ अधिकारियों की आपत्ति के बावजूद ये समय दिया। एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक पूरक हलफनामे में कहा है कि केंद्र की हालिया अधिसूचना में चुनावी बांड योजना में संशोधन करते हुए बांड की बिक्री के लिए 15 दिनों की एडिशनल सेल विंडो या अतिरिक्त वक्त की अनुमति दी गई थी, जिसे वित्त मंत्रालय और कानून और न्याय मंत्रालय के कुछ अधिकारियों द्वारा की गई आपत्तियों को खारिज करते हुए जारी किया गया था। 7 नवंबर 2022 को वित्त मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के आम चुनावों के वर्ष में चुनावी बांड की बिक्री के लिए 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि की अनुमति देने के लिए चुनावी बांड योजना में संशोधन किया। अधिसूचना गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले आई है। एडीआर का तर्क है कि संशोधन ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि राज्य चुनावों से पहले पूरी तरह से अपारदर्शी तरीके से अधिक चंदा दिया जा सके। आरटीआई अधिनियम के तहत कमोडोर लोकेश बत्रा द्वारा प्राप्त दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए एडीआर ने कहा कि वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग और कानून और न्याय मंत्रालय के अधीनस्थ अधिकारियों ने वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को संशोधन के खिलाफ चेतावनी दी थी। चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और आदर्श आचार संहिता लागू है, ये भी कहा गया है कि अधिकारियों ने कानून और न्याय मंत्रालय से कानूनी राय प्राप्त करने और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से भारत के चुनाव आयोग से मंजूरी प्राप्त करने का सुझाव दिया है। अधिकारियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के जवाब में भारत के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार द्वारा योजना में संशोधन करने और लोकसभा चुनाव के वर्ष में स्वीकार्य 30 दिनों की एडिशनल विंडो के समान 15 दिनों की एडिशनल विंडो की अनुमति देने पर कोई रोक नहीं है। एडीआर ने आगे कहा कि आर्थिक मामलों के सचिव ने चुनाव आयोग से मंजूरी प्राप्त करने के संबंध में अपने जवाब में कहा था
कि इसी तरह का संशोधन मार्च 2021 में प्रस्तावित किया गया था, जिसे ECI द्वारा नोट किया गया था और इसलिए ECI को मामले पर एक और संदर्भ की आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता बताते हैं कि निचले स्तर के अधिकारियों के सुझावों पर वरिष्ठ अधिकारियों ने वित्त मंत्री के साथ चर्चा की थी, हालांकि प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर सुप्रीम कोर्ट परिसर में दिव्यांग व्यक्तियों के समक्ष आने वाली परेशानियों को समझने और न्याय प्रणाली में उनकी बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष कोर्ट ने एक व्यापक ऑडिट कराने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर के अवसर पर इस काम के लिए प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस S रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में एक्सेसिबिलिटी पर सुप्रीम कोर्ट की एक समिति गठित की। सुप्रीम कोर्ट ने बयान जारी कर कहा कि समिति को फिजिकल और टेक्नोलॉजी दोनों का ऑडिट करने का काम सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट परिसर में आने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के समक्ष आने वाली परेशानियों को प्रकृति और उनकी सीमा का आकलन करने के लिए समिति को उनके लिए प्रश्नावली तैयार करने का काम भी सौंपा गया है। इसके अलावा समिति सुप्रीम कोर्ट के वकीलों, याचिकाकर्ताओं और प्रशिक्षुओं से भी इनपुट प्राप्त करेगी। समिति में बेंगलुरु स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर भी शामिल होंगे। यह समिति एक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें ऑडिट और सर्वेक्षण के परिणाम शामिल होंगे और स्थिति में सुधार के लिए सिफारिशें भी होंगी। बयान के मुताबिक समिति में सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत एक दिव्यांग व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा नामित एक दिव्यांग वकील और नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज द्वारा नामित एक व्यक्ति भी सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का एक अधिकारी इस समिति का सदस्य सचिव होगा। उधर केरल हाईकोर्ट में अपीलीय न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र पर सुनवाई हुई। केरल हाईकोर्ट ने माना कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत मध्यस्थता उन मामलों के संबंध में वर्जित है जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 ट्राई के तहत दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण या TDSAT के विशेष अधिकार क्षेत्र में है। जस्टिस N नागरेश ने कहा कि ट्राई अधिनियम विशेष कानून है और मध्यस्थता अधिनियम पर प्रबल होगा जो सामान्य कानून है। कोर्ट ने कहा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 एक बाद का कानून है और दूरसंचार क्षेत्र के लिए विशेष रूप से अधिनियमित किया गया है। निश्चित रूप से मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 पर प्रबल होगा। नियम में कहा गया कि ट्राई अधिनियम का उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और दूरसंचार क्षेत्र के व्यवस्थित समूह को बढ़ावा देना और सुनिश्चित करना है। न्यायालय मैसर्स के प्रबंध निदेशक A सलीम द्वारा दायर मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। मोबाइल स्टार सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंडिया अपनी अनुबंधित पार्टी मैसर्स एशियानेट सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिमिटेड के साथ एक विवाद में मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग कर रहा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि एशियानेट ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया और इसलिए उसने कंपनी को मध्यस्थता के लिए मामले को संदर्भित करने के लिए पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मध्यस्थ का नाम भी सुझाया, हालांकि प्रतिवादी ने नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने विवाद के लिए मध्यस्थ नियुक्त करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने यह पाया कि जिन मामलों में संबंधित ट्राई अधिनियम में निर्देश हैं, वो मध्यस्थता का विषय नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार न्यायालय ने मध्यस्थता अनुरोध को बनाए रखने योग्य नहीं पाया और उसे खारिज कर दिया। और इसी के साथ कोर्ट की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.